सभी मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हमने पूर्व रूप और पररूप जो हमारी संधियां थी उनको पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे प्रकृति भाव के बारे में। देखिए, पहले तो हम ये समझते हैं कि प्रकृति भाव ये जो शब्द है इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। ठीक है, आप दो शब्द सुने होंगे, एक होता है प्रकृति और दूसरा होता है विकृति। ठीक है, एक होता है प्रकृति और दूसरा होता है विकृति। प्रकृति जो होता है वो यथार्थ स्वरूप होता है, और विकृति जो होती है वो उस प्रकृति का विकार होता है। जैसे लकड़ी जो है वो प्रकृति है, और उस प्रकृति से बनने वाली राख जो है वो विकृति है। सोने का जो पिंड है वो प्रकृति है, परंतु उस सोने के पिंड से बनने वाले कुंडल और कंगन ये उसकी विकृति हैं। ठीक है, वही प्रकृति जो है इस प्रकृति भाव में है। यहाँ पर जो शब्द लिखा है प्रकृति भाव, वही प्रकृति इस प्रकृति भाव में है। तो थोड़ा सा अर्थ मैंने इसका खोलने का प्रयास किया। प्रकृति मतलब स्वरूपस्थ, अपने स्वरूप में स्थित, और भाव मतलब स्थिति, अर्थात अपने स्वरूप में स्थिति बने रहना, ये जो है वो प्रकृति भाव कहलाता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि प्रथम वीडियो मैंने ये बात कही थी कि संधि जो है वो कोई दो वर्णों का मेल नहीं है, बल्कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला एक विकार है। जैसे ई था वो या में कन्वर्ट हो गया, ये उत्पन्न एक विकार है, ये मेल नहीं है। ठीक है, तो प्रकृति भाव में क्या था कि प्रकृति भाव में जो वर्ण जैसा है वो वैसा ही बना रहेगा। और एक अन्य वीडियो में मैं आपसे चर्चा किया था कि संधि का ये चौथा नियम है कि जहां पर संधि के सारे नियम और सिद्धांत प्राप्त तो होते हैं, लगते तो हैं, परंतु वहां पर संधि कार्य नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अब हम अगर मोटे रूप में समझे तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर संधि के अवस्था के अनुसार सूत्र प्राप्त हो, स्थिति के अनुसार कार्य प्राप्त हो, परंतु उस कार्य का जो निषेध है वो प्रकृति भाव है। ठीक है, तो देख लेते इसको। लिखा कि अर्थात विग्रह, देखिए पंक्ति देखिए, अर्थात विग्रह वाक्य उसी प्रकार का होता है, इसमें संधि कार्य नहीं किया जाता। प्रकृति भाव में जो विग्रह वाक्य है वो उसी प्रकार से होता है, इसमें कोई संधि आदि कार्य नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो अब बात ये आती कि प्रकृति भाव ये जो है ये एकदम हो जाता है, या प्रकृति भाव करने की भी कोई प्रक्रिया है, या कोई तो सिद्धांत होगा कि हम इसको प्रकृति भाव करें, इसको प्रकृति भाव ना करें। और अगर ऐसा कोई सिद्धांत नहीं तो फिर हमारी मनमर्जी होगी, हम जिसको चाहें उसको प्रकृति भाव करें और जिसको चाहें उसको ना करें। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी सरकार नहीं है कि आपके मन के हिसाब से होगा, यहाँ तो पाणिनि के हिसाब से होगा। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी के हिसाब से चलता है, ऐसे व्याकरण में पाणिनि के हिसाब से चलता है। यहाँ अपने मन से कुछ नहीं होता। तो देखिए, सबसे पहला इसका जो सूत्र है प्रकृति भाव का नहीं, प्रगृह्य संज्ञा का। प्रकृति भाव जो है, एक बात और स्पष्ट कर दूं मैं आपको, प्रकृति भाव जो है वो तो फल है। वो क्या है? फल है। लेकिन इस फल की प्राप्ति के लिए जाने का जो मार्ग है वो अलग है। ये जो मार्ग है ये क्या कहलाता है? प्रगृह्य। क्या कहलाता है? प्रगृह्य। ठीक है, तो प्रकृति भाव उन्हीं का होता है जिनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। देखिए, प्रगृह्य एक संज्ञा है, संज्ञा प्रकरण में है, और
अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में ही है। इसके लगभग 5 से 6 सूत्र हैं और ये वीडियो विशेषकर उनके लिए है जो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना चाहते हैं। बाकी संधि वाली प्रक्रिया हमारी हो चुकी हैं। ये तो वो है कि कई बार परीक्षाओं में ऐसी स्थिति पूछ दी जाती है कि हमें ये लगता है कि यहाँ तो संधि होनी चाहिए, परंतु वस्तुतः वहाँ पर संधि की प्राप्ति होती तो है, लेकिन प्रगृह्य संज्ञा के कारण से प्रकृति भाव हो जाने से उस संधि का निषेध हो जाता है। तो पहले तो हम इसके प्रगृह्य संज्ञा के जो भी 3-4 मैंने आपके सामने सिद्धांत रखूंगा वो हम पढ़ेंगे और इसके बाद उस प्रगृह्य संज्ञा का फल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो प्रथम सूत्र है प्रगृह्य संज्ञा का, ये प्रगृह्य संज्ञा का प्रथम सूत्र है ईदूदे द्विवचनम प्रगृह्यम। रोज के हिसाब से हम इसका पदच्छेद विभक्ति कर लेते हैं। ईदूदेत 1-1, द्विवचनम 1-1 और प्रगृह्यम 1-1। देखिए यहाँ पर 3 जो हैं वो वर्ण हैं। एक है ई, दूसरा है उ और तीसरा है ए। ठीक है, ई के साथ अंत लगा दीजिए तो ये हो जाता है ईकारांत, उ के साथ लगाएंगे तो उकारांत और ए के साथ लगाएंगे तो एकारांत। ठीक है, अब इसका अर्थ समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई शब्द या तो ईकारांत हो या उकारांत हो या फिर एकारांत हो, एकारांत वाला हो, तो और साथ में द्विवचनम, द्विवचन का भी वाचक हो। फिर से इसको समझ लीजिए, अगर कोई शब्द ईकारांत हो या फिर उकारांत हो या फिर एकारांत हो, साथ ही साथ एक शर्त इन्होंने और दी, वो साथ में द्विवचनांत होना चाहिए, द्विवचन अंत वाला हो, तो ऐसा जो शब्द रूप है उसकी क्या संज्ञा होती? प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। ठीक है, उसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। जैसे उदाहरण से ये बात आपको और स्पष्ट हो जाएगी। जैसे देखिए अग्नि प्लस इति। अब यहां पर जो अग्नि ये जो पद है ये कैसा है? ईकारांत है। ठीक है, और ये ईकारांत है और साथ में कैसा है? द्विवचनांत है। क्यों? अग्नि, अग्नि, अग्नयः, ऐसे रूप चलते हैं इसके। तो एक तो ये ईकारांत है और साथ में द्विवचनांत है। ठीक है, इस कारण से यहां पर ये जो अग्नि है इसकी क्या कर देंगे हम? प्रगृह्य संज्ञा कर देंगे, इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। और अगर मैं आपसे बात कहूं कि यहां पर संधि कौन सी प्राप्त थी, तो देखिए इधर भी ई है, अग्नि का भी ई है, ठीक है, और इति का भी क्या है? ई है। जब कभी समान ही वर्ण आ जाएं तो वहां पर संधि लगती है अकाह सवर्णे दीर्घा। ये हमने पढ़ी है, अकाह सवर्णे दीर्घा। तो दोनों ई के स्थान पर केवल एक ई प्राप्त था। ठीक है, परंतु यहां पर ये जो अग्नि शब्द है, इस अग्नि शब्द की प्रगृह्य संज्ञा है। ठीक है, प्रगृह्य संज्ञा है। अब प्रगृह्य संज्ञा का फायदा क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बस आप ऐसे मान के चलना कि यहां पर अग्नि शब्द ईकारांत है और द्विवचन का वाचक है, इसलिए यहां पर अग्नि की प्रगृह्य संज्ञा है। ठीक, ये तो हमारा ईकारांत द्विवचन का उदाहरण हो गया। अब हम बात करते हैं उकारांत द्विवचन। जैसे देखिए उकारांत द्विवचन का उदाहरण हमारे पास है गुरु प्लस इति। ठीक, गुरु, गुरु द्विवचन का जो रूप है वो इसी प्रकार से बनता है। तो यहां पर एक पहले ये प्रश्न उठता है कि मान लीजिए गुरु का उ है और इधर इति का ई है, तो यहां पर संधि कौन सी प्राप्त है? यहां पर संधि प्राप्त है इको यणचि, इक के स्थान पर यणादेश होता है। ठीक है, तो उ के स्थान पे क्या आदेश होना चाहिए? वकार, वकारादेश प्राप्त है उ के स्थान पर।
अगर आपने ये प्रकरण ना पढ़ा हो तो अगर आपसे पूछ लिया जाए गुरु प्लस इति में संधि कैसे होगी, तो आप तुरंत यणादेश करेंगे, क्योंकि आपको इस प्रकरण की जानकारी नहीं है और वहीं आपके नंबर जो है वो कट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है कि इस प्रकरण की जानकारी बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि गुरु प्लस इति जो है, यहाँ पर गुरु जो शब्द है ये द्विवचन का है और द्विवचन के साथ साथ ये उकारांत है। उकारांत द्विवचन हो गया और इस कारण से इसकी ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम से क्या हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो एक ईकारांत का उदाहरण हो गया, उकारांत का। बड़े प्यार से समझना है, दिमाग पर कोई जोर नहीं देना है, क्योंकि दिमाग में बड़ी बड़ी नसें होती हैं और वो फूल जाएंगी दिमाग पर जोर दोगे तो। ठीक है, आराम से समझना, बिल्कुल प्यार से, नो टेंशन। तो ये जो है ये उकारांत है और द्विवचन है। आगे चलें। ठीक है, तो ये याद रखना, इसकी भी क्या कर दी हमने, प्रगृह्य संज्ञा कर दी। अर्थात ऊपर वाला अग्नि भी प्रगृह्य संज्ञक है, ये गुरु भी प्रगृह्य संज्ञक है। अब तीसरे पर चलते हैं। एकारांत द्विवचन, रूप है गंगे प्लस अमू। ठीक है, अब देखिए गंगे का ए है, ये एकारांत हो गया और साथ में ये गंगे जो रूप है ये द्विवचन का है, क्योंकि रूप चलता है गंगा गंगे, तो द्विवचन है और साथ में एकारांत है। इस कारण से इसकी क्या हो गई, प्रगृह्य संज्ञा हो गई। किसकी, केवल गंगे की। ठीक है, अगर यहां पर प्रगृह्य संज्ञा हम ना करें तो संधि प्राप्त होती है एंगाह पदांतादति। ठीक है, ये संधि प्राप्त थी यहां पर, परंतु प्रगृह्य संज्ञा हो जाने के कारण से यहां पर यह संधि प्राप्त नहीं हुई। तो तीनों उदाहरण हो गए। ईकारांत द्विवचन का उदाहरण है अग्नि, ईकारांत द्विवचन का उदाहरण है अग्नि, उकारांत द्विवचन का उदाहरण है गुरु और एकारांत द्विवचन का उदाहरण है गंगे। और ये भी प्रगृह्य संज्ञक है, ये भी प्रगृह्य संज्ञक है और ये भी प्रगृह्य संज्ञक है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये एक नियम हो गया। दूसरा नियम देखिए, ओत एक सूत्र है पाणिनि का और ये भी प्रगृह्य संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि ओत एक एक, इसका अर्थ बना कि ओकारांत जो निपात है, यहां पर क्या है कि निपात की बात चली हुई है। ठीक है, ओकारांत जो निपात है उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, ओकारांत भी हो और निपात भी हो। पीछे हम किसको देख के आए, ईकारांत, उकारांत, एकारांत। अब हम आ गए ओकारांत। ओकारांत हो और वो निपात हो तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो देखिए आहो जो ये है, ये आहो एक निपात है और निपात के साथ साथ ये जो आहो है ये ओकारांत भी है। दोनों शर्तें घट रही इसमें, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अगर यहां पर प्रगृह्य संज्ञा ना हो तो कौन सी संधि प्राप्त है, तो देखिए आहो जो है और नीचे वाला अहो, ये दोनों ओ है और पीछे इति है, तो यहां पर प्राप्त हो रही है एचो यावा यावाह, अब आदेश प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अगर हम आहो और अहो की प्रगृह्य संज्ञा ना करें तो यहां पर प्राप्त हो रहा है एचो यवा यावा। परंतु ओत ने यह कहा कि अगर कोई निपात हो और वो ओकारांत हो, ध्यान से सुनना, अगर निपात हो और ओकारांत हो तो ये निपात भी है और ओकारांत भी है, तो ऐसी स्थिति में उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। हमने इसकी भी प्रगृह्य संज्ञा कर ली। ठीक है, चलिए इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाने के बाद ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम जो है वो ये है कि अगर मान लीजिए कोई निपात है और वो निपात केवल एक अच वाला है,
अब तक हम पीछे जो निपात देखे थे वो था ओकारांत, आहो, और दूसरा था अहो। ठीक है, वो था केवल ओकारांत। परंतु अब जो निपात की बात कर रहे हैं, इनका कहना है कि मान लीजिए कोई निपात केवल एक अच वाला ही हो, मात्र एक अच वाला ही है। ठीक है, तो ऐसे निपात की भी क्या कर देते हैं, प्रगृह्य संज्ञा कर देते हैं। जैसे उदाहरण मैंने आपको दिया है यहां पर, उ उमेश। अब ये जो उ है ये निपात है। ठीक है, और ये निपात कैसा है, एकाच है, एक अच वाला ही है, केवल अकेला उ ही तो है। तो अगर ये प्रगृह्य संज्ञक हो गया, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहां पर संधि कार्य नहीं किया जाएगा। और वैसे में अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर संधि कौन सी प्राप्त थी, देखिए उ और प्लस आगे क्या है, उमेश। उमेश का भी उ है, डबल उ आ गया, तो उ प्लस उ क्या हो जाता है, उ, ऐसा हो जाता है। इस संधि को क्या कहते हैं, अकह सवर्णे दीर्घः। इसका नाम है अकह सवर्णे दीर्घः। ठीक है, तो ये जो संधि वो प्रगृह्य संज्ञा है, ये एक अच वाले निपात के लिए है। निपात भी है और अगर वह एक अच वाला भी है तो फिर वो प्रगृह्य संज्ञक होता है। प्रगृह्य संज्ञक हो गया तो यहां पर उ और उमेश के बीच में देखिए उ जो है इसकी प्रगृह्य संज्ञा कर देंगे, उ की, और प्रगृह्य संज्ञा हो जाने के कारण से यहां पर संधि कार्य नहीं होगा। वो मैं आगे बताऊंगा क्या फायदा होता है उसका। इसी प्रकार से देखिए ई इंद्रम पश्य, इधर ई है और इधर इंद्रम का ई है, डबल ई हो गया, तो ई प्लस ई क्या होना चाहिए था, ई अकह सवर्णे दीर्घ, ये होना चाहिए। ठीक है, परंतु ये जो ई है ये निपात है और एक अच वाला है, इसलिए इसकी हम क्या कर देंगे, प्रगृह्य संज्ञा कर देंगे। ये तीसरा नियम हो गया। पहला नियम क्या था, एक बार फिर दोहरा लीजिए। पहला नियम था कि ईकारांत हो, उकारांत हो और एकारांत हो और साथ में द्विवचन हो। दूसरा नियम था निपात हो और वह ओकारांत हो। ठीक है, तो प्रगृह्य संज्ञक होते हैं। तीसरा नियम आ गया कि निपात हो और अगर वह एक अच वाला हो, ये तीसरा नियम आ गया। अब चौथे नियम की ओर बढ़ते हैं। चौथा नियम देखिए, एक शब्द है अदस, जो कि जिसका अर्थ यह है, वैसे तो इसका प्रयोग बहुत कम होता है अदस का, हम इदम का और एतत् से ही काम चला लेते हैं। बहुत अपरिग्रह लोग हैं, हम परिग्रह नहीं करते, हम किसी का इतना ज़्यादा अपने पास भंडार नहीं रखते। ठीक है, फिर भी मैंने, क्योंकि ये काम का इसलिए मैंने इसको डाल दिया। इसमें दिया है अदसोमात, और अगर इसकी पदच्छेद विभक्ति करेंगे तो अदसः 6 एक और मात जो है ये 5 एक है। तो शायद मुझे लगता अर्थ आप समझ गए होंगे लगभग, क्योंकि छठे का जो कारक चिन्ह होता वो का और के की होता। तो अर्थ हुआ अदस के। ठीक है, मात में पंचमी है तो मकार से उत्तर, क्योंकि मात पंचमी का अर्थ क्या होता, उत्तर। तो अदस के मकार से उत्तर। अदस के जब रूप बनते हैं तो वहां पर अमी और अमु और असौ रूप बनते हैं। ठीक है, तो अमी और अमु ये जो दोनों रूप बने हैं आपके, इसके उदाहरण लिखना मैं भूल गया। अमी और अमु ये जो रूप बने हैं, इन दोनों रूपों में आपको एक चीज दिखाई पड़ रही होगी, मां। ठीक है, बस ये कहता कि अदस का जो मकार है, ये अदस का मकार है, देखिए ये अदस का ही रूप बना है, अमी और अमु। अदस के मकार के बाद अगर ईकार हो या फिर उकार हो, ईकार है उकार है, तो ये जो ईकार और उकार है इसकी क्या कर देंगे, प्रगृह्य संज्ञा कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रगृह्य संज्ञा।
ठीक है, ये यहां पर फायदा है इसका। इसकी हम क्या कर देंगे, प्रगृह्य संज्ञा कर देंगे, इसलिए दस्वोमात्म ने यहां पर रखा। पांचवा नियम देखते हैं। पांचवा नियम जो है वो संबुद्धि से है। संबुद्धि का अर्थ ये नहीं कि अच्छी बुद्धि, कोई ज्यादा बुद्धिमान बन के ये कहे जी संबुद्धि, बुद्धि का अर्थ बुद्धि और सम मतलब अच्छा, अच्छी बुद्धि, ऐसा नहीं है। संबुद्धि पाणिनि की एक संज्ञा है व्याकरण शास्त्र में। ठीक है, आपने संबोधन सुना होगा, हे राम, हे रामौ, हे रामाः। संबोधन सुना है ना, हे राम, हे रामौ, हे रामाः। अब यहां पर जो प्रथम है हे राम, ठीक है, इसकी संबुद्धि संज्ञा होती है। आप ये समझ लिए इसे लता, लता का अगर संबोधन हो, हरि का संबोधन हो, गुरु का संबोधन हो, तो उनमें जो प्रथम एक वचन है उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है। सूत्र बनाया एक वचन संबुद्धि, एक वचन की क्या होती है, संबुद्धि, संबुद्धि संज्ञा होती है। ठीक है, तो अब अर्थ देख लेते हैं। ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए संबुद्धि में ओकार आ जाए, आपको पता होगा कि जो उकारांत शब्द होते हैं उनका संबोधन में एक वचन में ओ रूप बनता है। क्या बनता है, ओ। जैसे हे गुरु, हे भानो, हे विष्णु। ठीक है, जो भी उकारांत होता है उसका संबोधन एक वचन में क्या बनता है, ओ। उसी के बारे में बात कर रही है कि संबुद्धि में जो ओकार है, संबुद्धि में अर्थात संबोधन में जो प्रथम एक वचन है, अगर उसका जो ओकार है तो ऐसे ओकार की प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। ठीक है, अब ऐसे ओकार की भी प्रगृह्य संज्ञा करेंगे। उदाहरण आपको दिया है, देखिए उदाहरण, विष्णु पिलस इति। अब ये जो विष्णु है ये उकारांत है और इसका संबोधन रूप क्या बना, ओ, विष्णु, और इधर इति है। अब यहां पर संधि कौन सी प्राप्त थी, पहले तो हमें दिमाग में ये रखना है कि यहां पर संधि कौन सी प्राप्त होती है। तो यहां पर संधि प्राप्त हो रही है एचो यवा यावाह, ये संधि प्राप्त है। परंतु विष्णु की हम क्या कर देंगे, प्रगृह्य संज्ञा कर देंगे। इसी प्रकार से गुरो पिलस इति। अब गुरो में भी जो ओ है, ठीक है, इसकी हमने क्या कर दी, प्रगृह्य संज्ञा कर दी, क्योंकि ये ओ भी जो है वो संबुद्धि का ही है। और इन्होंने कहा संबुद्धि में जो ओकार आता है उस ओकार की प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। तो ये 5 सिद्धांत हैं प्रगृह्य संज्ञा के। अगर आपको पसंद नहीं है तो बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है, संधियां आपको ज्यादा काम करेंगी। ये सिद्धांत तो उनके लिए हैं जो अच्छी परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं, परीक्षा के लेवल को समझना चाहते हैं। ठीक है, ये उनके लिए सिद्धांत है। अब देखिए हमने 5 प्रकार से प्रगृह्य संज्ञा कर ली है। ठीक है, मैंने जब संधि पढ़ाई आपको तो वहां पर मैंने आपको ह्रस्व के उदाहरण दिए और दीर्घ के उदाहरण दिए। ठीक है, जैसे ह्रस्व और दीर्घ के उदाहरण दिए कि भाई आ या आ हो, और प्लस आ या आ हो, तो इनमें से कोई किसी के साथ भी मिले, अगर समान ही है तो उसको एक आ हो जाता है। पढ़ाया आपको, अकः सवर्ण दीर्घ। लेकिन मैंने एक भेद कभी नहीं बताया कि अगर ये वाला भी हो साथ में, इसे क्या कहते हैं। ठीक है, देखो ये तो हो गया ह्रस्व, ये हो गया दीर्घ, और ये जो है इसे कहते हैं प्लुत। क्या कहते हैं, प्लुत। ठीक है, कोई भी वैयाकरण हो वो आपको अका सवर्ण में केवल यही 2 आकार पढ़ाएगा, आ, और इधर भी अगर आ और आ हो तो उनको क्या हो जाता, आ हो जाता, दीर्घ हो जाता है।
परंतु प्लुत का कोई नहीं बताता है कि अगर मान लीजिए जी एक भेद इसका रह गया प्लुत वाला, अगर वो भी हो तो क्या होगा, तो वहां आकाश सवरने लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न आपके लिए शेष है कि वहां आकाश सवरने लगेगा या फिर नहीं लगेगा। इसका उत्तर आप बताइए, वरना मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा इसका उत्तर क्या है। ठीक है, एक चीज और देखते हैं। एक सूत्र और है। एक तो प्लुत मैंने आपको जो बताया वो प्लुत है त्रिमात्रिक का, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। अब आप ये कहोगे जी ये क्या होता है, जो ह्रस्व होता है वो एक मात्रिक, जो दीर्घ होता है वो द्विमात्रिक, और जो प्लुत होता है वो कितने मात्रिक होता है, तीन मात्रिक। ठीक है, ये इनका गणित है शब्द वैज्ञानिकों का। प्लुत जो होता है वो त्रिमात्रिक होता है। ठीक है, तो प्लुत के बारे में एक सूत्र और जो लघु सिद्धांत कौमुदी में मिलता है वो है आपका दूराद धूतेचा। इसको समझते हैं। ये कहता है, एक मिनट, अब शायद अच्छा है। देखिए ये कहता है दूराद हूतेचा। अब देखो दूरात ये 5 एक है और हूते 7 एक है और चा जो ही अव्यय पद है। दूरात कितना है, 5 एक, हूते 7 एक और चा अव्यय पद। दूरात में पंचमी है और पंचमी का कारक चिन्ह से होता है, तो दूर से। ठीक है, हूते बुलाने पर, दूर से बुलाने पर शब्द या वाक्यांश प्लुत होता है। अब दूर से बुलाने पर मतलब, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दूर खड़ा हो और आप जब बुलाते तो कैसे बुलाते हो, शायद आप सभ्य लोग होगे इसलिए नहीं बुलाते होगे, या फोन कॉल कर दोगे, तुम कहोगे जी बुलाने की आवश्यकता क्या क्यों है, कॉल करके बुला लेंगे ना आराम से, क्यों दूराद हूते करें हम। ठीक है, या जी किसी को भेज देंगे, व्हाट्सएप कॉल कर देंगे, मैसेंजर कर देंगे, ऐसा नहीं है, बुलाते ही हो आप। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, हम उसके नाम को लंबा खींचते हैं। जैसे हे देवदत्ता, गांव में खूब होता है। मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो अगर खेतों में पानी लगाया जाता था और किसी को बुलाया जाए और पश्चिम की हवा चलती हो, आवाज ना जाती उसके पास, तो ऐसे बुलाते थे देवदत्त। अब ता जो है वो बहुत लंबा खिंच रहा है। ठीक है, अब ये जो लंबा खिंचा ये प्लुत हो गया। मैंने कहा क्या कहा था आपसे कि जो त्रिमात्रिक होता है वो क्या होता है, प्लुत होता है। ठीक है, तो देखिए उदाहरण इन्होंने दिया है उसी प्रकार से एक उदाहरण यहां पर दिया है, गच्छ गौरी असौ। असौ तो बाद में जोड़ा, गच्छ गौरी। अब गच्छ मतलब जाओ, गौरी मतलब हे गौरी, हे गौरी जाओ। अब गौरी, अब ये जो खिंचा है यहां पर जो ई है ये कैसा हो गया, प्लुत हो गया। ठीक है, ये जो ऐसा चिन्ह है ये प्लुत का होता है। अब ये प्लुत हो गया। अब देखिए प्लुत हो गया तो इधर गौरी का ई है और ये असौ का आ है। कौन सी संधि प्राप्त है, इको यणची, ई के स्थान पे या प्राप्त है। ठीक है, परंतु ये प्लुत हो गया। अब आप कहोगे जी प्लुत हो गया तो क्या हुआ, तो ये प्रश्न तो मैंने ही किया था आपसे कि हम लोगों ने जब आकाश सवरणे पढ़ा था तो हमने इसका भी ग्रहण किया, इसका भी ग्रहण किया, परंतु इसका ग्रहण नहीं किया। तो क्यों नहीं किया वो अब आपको पता लगेगा क्यों नहीं किया। देखिए 5 सूत्रों में या 5 सिद्धांतों में हमने प्रगृह्य संज्ञा पढ़ी और एक सिद्धांत में हमने प्लुत का सिद्धांत पढ़ा। ठीक है,
परंतु अब हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि जी प्रगृह्य संज्ञा पढ़ने का और प्लुत पढ़ने का फायदा क्या है। ठीक है, मैं आपके सरलता के लिए बता दूं, पाणिनीय व्याकरण के अंदर या व्याकरण के अंदर बिना फायदे की कोई चीज नहीं है। अगर आपने कोई छोटी सी भी संज्ञा की, जैसे मान लीजिए आपने टी संज्ञा की, आपने घू संज्ञा की, आपने नदी संज्ञा की, आपने अव्यय संज्ञा की, आपने प्रातिपदिक की, पद की, भा की, एक्स वाई जेड कोई भी अगर आप संज्ञा करते हैं तो वो संज्ञा आपके पास एक प्रमाण पत्र है। जैसे परीक्षा में नहीं, जैसे परीक्षा हॉल में जब आप घुसते हो, एग्जाम सेंटर पर जाते हो, तो आपको अपना प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता है। ठीक है, कि आपको देखा जाता है, दो दो जगह चेक किया जाता है, अच्छा आप यही हो या दूसरे हो, अच्छा जी मास्क हटाओ, जरा दिखाओ मास्क हटा के आप ही हो। तो ये जितनी भी संज्ञाएं की जाती है आपके प्रमाण पत्र हैं। ठीक है, और प्रमाण पत्र जब आपको मिल जाता है तब आपको अधिकार मिलता है परीक्षा देने का। इसलिए आप जो व्याकरण को थोड़ा बहुत भी जानते हैं उन्होंने देखा होगा कि जब आप संज्ञा कर लेते हो, हम कोई संज्ञा कर देते हैं तो संज्ञा होने के बाद एक अधिकार चलता है। जैसे मान लीजिए हमने सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा कर दी तो फिर पदस्य का अधिकार चलेगा। यचि भम से भा संज्ञा कर ली तो भस्य का अधिकार चलेगा। ज्ञाप प्रातिपदिकात से अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा की तो ज्ञाप प्रातिपदिकात से प्रातिपदिकात का अधिकार चलेगा। हम जो जो संज्ञा करेंगे उसका अधिकार चलेगा। तो मैं इस संज्ञा को क्या मानता हूं, प्रमाण पत्र आपका, प्रवेश पत्र। अगर ये प्रवेश पत्र आपके पास है तो आपको अधिकार मिलता है कार्य करने का, और इस अधिकार में ही कार्य किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए आगे भविष्य में जब मैं कभी इस पर वीडियो बनाऊंगा सिद्धियों पर कि रामाह रामऊ रामाह किस प्रकार से सिद्ध होते हैं, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं आपको कभी दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना शॉर्ट ट्रिक होता है उसका। ऐसी नाम धातु हैं या अणिजंत या सनंत यगंत प्रकरण है, भावकर्म है, कर्तृवाच्य है, जो भी है बड़े आराम से उसको सीखा जा सकता है। हम व्याकरण को भले ही कितना कठिन माने या नीरस माने, लेकिन वास्तव में व्याकरण को अगर पढ़ना तो सरस होके पढ़िए। व्याकरण भी सरस होता है, आपको पढ़ना आना चाहिए, बस व्याकरण में भी रस निकलता है। तो हमने जो अभी प्रगृह्य संज्ञा की या प्लुत किया तो उनका फायदा क्या था भाई? संज्ञा है तो उसका अधिकार क्या है, उसका फल क्या है। ठीक है, तो देखिए ये आपको एक सूत्र में सारा फल इन्होंने दे दिया, एक ही सूत्र में। ये जो एक ही सूत्र है ये आपको प्लुत का भी और प्रगृह्य का भी फल दे देगा। क्यों करते हैं हम प्रगृह्य संज्ञा, क्यों करते हैं प्लुत? सूत्र है प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम। प्लुत प्रगृह्या, प्लुत और प्रगृह्य संज्ञक, अचि सप्तमी है और सप्तमी का कारक चिन्ह क्या होता है, में और पर। प्लुत और प्रगृह्य संज्ञक को अचि अच परे रहते नित्यम हमेशा किम भवति, तो कहते प्रकृति भावम भवति, प्रकृति भाव रूप हो जाता है। आगे ना प्रकृति भाव पर, जहां से हम शुरू हुए थे प्रकृति भाव पर वहीं आ गए कि जो प्लुत होता है। तो हमने भी जो उदाहरण देखा था पीछे कि गौरी, ऐसा जो उदाहरण दिया था, इसमें ई क्या है, प्लुत। तो इस प्लुत को क्या हो गया, प्रकृति भाव हो गया। ठीक है, और हमने जो 5 सिद्धांत पढ़े थे प्रगृह्य संज्ञा के, उनमें सब जगह हम प्रगृह्य संज्ञा करके आए हैं। तो प्रगृह्य संज्ञा करने का फायदा क्या हुआ, कहते प्रकृति भाव हो गया। अब ये प्रकृति भाव यही है कि जो रूप जैसा बना था वैसा बना रहा, उसमें कोई संधि विकार नहीं हुआ। ठीक है, उसमें कोई संधि कार्य नहीं हुआ। जैसे अग्नि इति, विष्णु इति, हमने सारे उदाहरण पढ़े, ई इंद्र, उ उमेश, तो वो जैसे लिखे हैं वैसे ही साधु हैं। यही प्रकृति भाव है। अब कभी आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि उ और उमेश जो है यहाँ पर कौन सी संधि होगी, तो कभी संधि मत कर देना। वहाँ पर एक चौथा ऑप्शन दिया भी होगा आपके सामने कि किम
मतलब एक अकासावरण्य लगेगा, इकोणिची लगेगा, अयादि लगेगा या फिर प्रकृति भाव लगेगा? उसका उत्तर होगा प्रकृति भाव लगेगा। ठीक है, तो ये जो है वो प्रकृति भाव के 4-5 उदाहरण और सिद्धांत थे जो मैंने आपके सामने रखे। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और कल से हम फिर दूसरी संधि प्रारंभ करेंगे। सभी को नमः संस्कृताय।